गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा फिजिकल वर्ल्ड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन लॉज। वी हैव 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन आवर नेचर, जिसमें से कुछ आपने पहले लोअर क्लास में पढ़े भी हैं। दैट इज फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Second one, law of conservation of linear momentum. Third one, law of conservation of angular momentum. And the last one, law of conservation of charge. These are the 4 laws of conservation in our nature. So first, law of conservation of energy. जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था, according to this law, the energy can neither be created nor can be destroyed. But it can be transferred from one form to another. सिंपल सी अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कह रहा है कि एनर्जी ना तो बेटा हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर ऐसा है कि जब एनर्जी ना हम बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो फिर एनर्जी के पीछे हम इतने क्यों भाग रहे हैं कि हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढने हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होने चाहिए, तो हम क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअल में जब हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को तो वो कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है किसी दूसरी ऐसी फॉर्म में जिसको हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जब आपका व्हीकल चलता है तो जो पेट्रोल है वो उसको मैकेनिकल एनर्जी देता है। जब पेट्रोल बर्न होता है तो उससे क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। टायर रोटेट करते तो टायर रोटेट करते जब रोड के साथ फ्रिक्शन में आते हैं टायर हीट अप हो जाते हैं। अब वो हीट एनर्जी, दैट हीट एनर्जी इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म, तो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ट्रांसफॉर्म तो ही, कन्वर्ट तो ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन वो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एनर्जी की हमें नीड होती है, हम डिफरेंट सोर्सेज इसीलिए ढूंढते हैं एनर्जी के। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग बॉडी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। था कि नहीं था बेटा? जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं फ्रॉम हाइट h, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी mgh और काइनेटिक एनर्जी 0, और जब आप ग्राउंड पे वो स्ट्राइक करता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, ये आप लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए जब वो फॉल कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, लूज करती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। बट द टोटल एनर्जी इज सेम, कांस्टेंट। तो hence we can say that this is the example for the law of conservation of energy. और भी आप ले सकते हैं एग्जांपल, जो आपके सेल या बैटरी है ना, सेल या बैटरी है आपके, वो क्या करते हैं? सेल और बैटरी सेल और बैटरी में होता क्या है? केमिकल होता है
और वो केमिकल क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं सेल और बैटरी केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ हीट की फॉर्म में होते हैं, है ना, सम अमाउंट ऑफ हीट भी आपको मिलती है। तो क्या हुआ कि आपकी जो केमिकल एनर्जी थी कन्वर्ट होगी किसी दूसरी फॉर्म में, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और आपने ना केमिस्ट्री में पढ़ा था 10th क्लास में 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ जो आइंस्टीन है बेटा, उन्होंने उसको जोड़ दिया था। एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग अलग नहीं, तो आइंस्टीन ने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसमें उसने कहा था कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल हैं और एक रिलेशन दी थी E = mc², कि मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। और किस रिलेशन से बताया था, E = mc², where c is the speed of light in vacuum, that is 3 × 10⁸ meter/second. So this is the first law of conservation, that is conservation of energy, conservation of mass energy. Next, law of conservation of linear momentum, ये भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में ही पढ़ा था, laws of motion वाले चैप्टर में, law of conservation of linear momentum। तो law of conservation of linear momentum क्या है, पहले हम थोड़ा सा momentum की बात कर लेते हैं, फिर उसकी conservation की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या था, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, कि किसी भी बॉडी में कितना मोशन है वो हमें कौन बताता था, लीनियर मोमेंटम। और मैथमेटिकली बेटा इसको आप लिखते थे P = m × v, where P is the momentum and m is the mass of the body and v is the velocity of the body। तो कंजर्वेशन में क्या कहा था, दो स्टेटमेंट आपके पास आई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या था, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant और conserved। कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। आपने ना न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाय चेंजिंग टाइम। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। मैथमेटिकली देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। अब चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। जो चीज बदल ही नहीं रही उसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो देखा आपने इस स्टेटमेंट से, in the absence of external force the total linear momentum of the system remains constant or conserved, है ना। this is from Newton's second law। तो न्यूटन सेकंड लॉ से आपने इसे प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे आप इसको डेरिवेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे F that is dp/dt। ये क्योंकि मैं आप अभी फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9th में आपने डेरिवेशन का कांसेप्ट नहीं स्टडी किया है, इसीलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा था। तो dp = 0 और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए p इज कांस्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा इस तरफ भी आप ध्यान रखिए। सेकंड स्टेटमेंट, ये भी आपने वहीं पढ़ी थी 9th क्लास में ही। इसकी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में भी आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था बेटा,
आपने पढ़ा था टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। आपने क्या पढ़ा था कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने क्या पढ़ा था? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये बॉडी थी ऑफ मास m1 इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u1, दूसरी कोई बॉडी थी ऑफ मास m2 इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u2। अगर u1 वेलोसिटी ग्रेटर देन है u2 से, तो दे विल कोलाइड। तो ये m1 ये m2, after collision they somehow get separated and let the first body starts moving with velocity v1 and second body is with velocity v2। So according to this law the total initial momentum of the system, कितना था total initial momentum? m1 u1, इसका कितना था? m2 u2, दोनों को ऐड कर दिया, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये बातें आप प्रूव कर चुके थे बेटा, आपने 9th क्लास में इस चीज को प्रूव किया है। m1 u1 plus m2 v2 m1 u1 plus m2 v2 क्या था इसके अंदर कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। ये फिर आपने यूज भी किया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। कहां किया था? रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना, जहां आप रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकाला करते गन की, उसमें आपने इसको यूज किया है। फिर वो कुछ और न्यूमेरिकल आप क्या करते थे कि पर्सन रन कर रहा है, ट्रॉली पे जंप कर गया, तो बट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एंड पर्सन कंबाइन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आप उस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा यहां स्टडी करेंगे। बाकी डिटेल में आप इसको रोटेशन मोशन आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 5, तो उसमें आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या है बेटा? देखिए ये सर्कुलर मोशन की बात करता है, रोटेशन मोशन की बात करता है। ये मान लीजिए, चलो सन और ना अपना प्लैनेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए सन है, ये इसके चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रही है। वैसे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, लेकिन हम यहाँ इस पर सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए। अब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए किधर? इधर। तो इस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर था। लेकिन जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, तो उसका नेचुरल मोशन ये होता है कि वो चाहती क्या है कि बाहर की तरफ भागे। जिसे कहते हैं उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF से हम नोट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए यहां पे ना उसके उस बॉडी के ऊपर इक्वल और अपोजिट दो फोर्सेस लगे हुए हैं, तो यह एक कपल फॉर्म हो गया। तो जब कपल फॉर्म हो जाता है, तो हम कहते हैं कि रोटेटिंग फोर्स एक्ट कर गया, जिसे बोलते हैं टॉर्क, दैट इज टाउ। एंड टाउ इज F into R, और अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो R क्रॉस F, ठीक है। तो इसके ऊपर एक टॉर्क लग गया, ठीक। अब मैं थोड़ा सा उसी चीज से कंपेयर करता हूं जैसा कि आपने लीनियर मोशन में देखा था। लीनियर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था बेटा, उसमें क्या कहता है, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। एक्चुअल में यहां पे भी जो टॉर्क है बेटा, ये आप आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl by dt। वहां क्या था? F is equal to dp by dt, यहां क्या? tau is equal to dl by dt। तो उसी वे में अगर मैं इस लॉ को भी एक्सप्लेन करूं, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क
in the absence of external torque, in the absence of external torque, the total angular momentum of the system remains constant. Sorry. So if tau is equal to 0 beta, then dl by dt is 0 or dl is 0, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज 0. तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया आपका? कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आप इतना ध्यान रखें, आगे इसको बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते सन के चारों तरफ, सैटेलाइट रिवॉल्व करती है आपके प्लैनेट्स के चारों तरफ, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है कांस्टेंट होता है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है. ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम रहती है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, वो सारा हम डिटेल में आगे जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम उसको स्टडी करेंगे. ओके, लास्ट आपका कंजर्वेशन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको भी मैं उतने ही वे में सिखाऊंगा जिस वे में आपने पढ़ा है, मतलब जहां तक आप पढ़ा है मैं उसी को यूज कर रहा हूं. मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि डिटेल में हम तभी जाएंगे जब हम उसको वहां स्टडी करेंगे, तो तब तो डिटेल में जाने का कोई फायदा है. तो इसको मैं उसी चीज से जोड़ूंगा जो हम आपने पढ़ी है. तो आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था, चलिए बात करते हैं सोडियम की. मान लीजिए बात करते हैं सोडियम, एक एटम. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 11. तो 2 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से. अब ये एज ए होल न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो एज ए होल एटम इज न्यूट्रल. लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए और कहां पहुंच जाए, मान लीजिए क्लोरीन पे पहुंच जाए. NaCl बनाते थे ना, क्लोरीन का क्या था? 17. तो कहां पहुंच जाए बेटा? मान लीजिए क्लोरीन पे पहुंच गए. तो अब देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा था, इट इज आल्सो एज ए होल इज न्यूट्रल. जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके ऊपर कैसा नेट चार्ज आएगा? नेगेटिव. तो क्लोरीन आयन बन गया Cl-. अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो सोडियम आयन बन गया. अब आप देखिए, चार्ज तो था ही, हमने चार्ज का आपने क्रिएट किया क्या? चार्ज का आपने क्रिएट किया नहीं, आपने उसे ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे. तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. आप ना तो चार्ज को खत्म कर सकते ना ही बना सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफर. वहां ट्रांसफॉर्म का एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्लियर है बेटा? तो दीज आर द कंजर्वेशन लॉ ऑफ योर नेचर. तो ये हमने डिस्कस किया.
कल से जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।